अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सहर याब अफरीदी। और आज भी कुछ मैचेस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और कुछ हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। दोनों को प्रोग्राम में हमने शामिल किया है और उसके साथ साथ जर्मनी के बारे में बात करेंगे। जर्मनी के बारे में इनफैक्ट एक पैकेज हमने तैयार किया है जो आपको दिखाएंगे और उनकी जो फुटबॉल में सक्सेस है उसके ऊपर बताएंगे कि क्या वो राज है जिसकी वजह से जर्मनी जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती आई है, स्पेशली पेनल्टी शूटआउट्स में। और उसके साथ साथ हम मेसी की एक ख़बर है अफरीदी, और बड़ी ज़बरदस्त ये ख़बर मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। उसकी डिटेल्स खैर हम बताएंगे अपने व्यूवर्स को भी कि मेसी ने क्या रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया है, वो कहते हैं ना कहाँ से आए झुमके, और इसी तरह की कुछ सिचुएशन है, क्यों रिजेक्ट कर दिया, किसके कहने पे कर दिया, और वो हम शामिल करेंगे। और कुछ ट्वीट्स और वीडियोस हैं प्रोग्राम में, सबसे आखिर पे हम वो शामिल करेंगे। अगर बात करें हम प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करते चले कोपा डेल रे का। ये क्वार्टर फाइनल एक हुआ था बार्सिलोना का जो उन्होंने जीत लिया था। ये हुआ है रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान, और ये मैच रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने 3-1 से अपने नाम किया है इस मैच को। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की। दूसरी तरफ एथलेटिको मैड्रिड खेला उन्होंने भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स पे नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही दोनों तरफ से। लेकिन तो रियल मैड्रिड के यहाँ पे कुछ ज़्यादा शायद हार्डवर्क था जिसकी वजह से ये मैच जीत गए। स्टैट्स आप देख रहे हैं, 23 शॉट्स जो है वो रियल मैड्रिड की तरफ से थे, 12 जो है वो एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से थे। किस तरह से आप देखते हैं इस मैच को रियल मैड्रिड की? आपको लगता है ये कोपा डेल रे का जो क्वार्टर फाइनल है उसमें जो विक्ट्री है उसमें कन्विंसिंग विक्ट्री है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, और दूसरी तरफ एथलेटिको मैड्रिड ने उनको मौका दिया आपको लगता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस देने का? एक्चुअली में ये सिटी राइवल्स हैं और डर्बी मैच होता है सिटी राइवल्स के बीच में। काफ़ी एक हाई ऑक्टेन मैच होता है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का होता है इसी तरह एथलेटिको मैड्रिड और रियल का भी होता है। और इसमें हमेशा से हमें फाइस्टीनेस नज़र आती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और एक तरह से चार्ज अप क्राउड भी होता है, क्योंकि एक ही शहर के डिवाइडेड एक साइड पे एथलेटिको मैड्रिड है तो दूसरी साइड पे रियल मैड्रिड है। हालांकि ये मैच रियल मैड्रिड में था और काफ़ी इंटेंस एक मैच था। ऑल्दो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री तो बेहतर है एथलेटिको मैड्रिड से, लेकिन जब से डिएगो सिमियोनी आए हैं 2011 में, उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड का चार्ज संभाला था, एज अ मैनेजर आए थे, काफ़ी लंबा अरसा हो गया उनको मैनेज करते हुए। तो ये जो वन साइडेड एक पहले मैच हुआ करता था वो उन्होंने एक काफ़ी फाइस्टी और एक कम्पिटिटिव मैच बना दिया। 2013 कोपा डेल रे में भी फाइनल में रोनाल्डो ने पहले गोल स्कोर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद एथलेटिको मैड्रिड ने ना सिर्फ बराबर किया डिएगो कोस्टा ने मैच को, फिर उसके बाद रोनाल्डो को रेड कार्ड भी मिला। और इसी तरह उस 2013 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, एथलेटिको मैड्रिड ने कंटिन्यूसली एक जीतना शुरू किया रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। लेकिन इस मैच में ओवरऑल दोनों टीमें ने अच्छा मुकाबला किया, एथलेटिको मैड्रिड भी अच्छा खेली, ऑल्दो रियल मैड्रिड थोड़ा सा डोमिनेंट रही। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल तो इतनी ज़्यादा रियल मैड्रिड खेलती नहीं है, लेकिन इस मैच में हमें देखने को मिला कि उन्होंने पासेस ज़्यादा किए और बार्सिलोना एस्क थोड़ी सी फील आई, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड दूसरी साइड पे वो भी काउंटर अटैकिंग टीम है। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी, लेकिन रियल मैड्रिड ने दूसरी साइड चुनी और उन्होंने पासिंग गेम ज़्यादा खेली। एक अच्छा मैच था, ऑल्दो रेगुलर टाइम मतलब मैच तो लीड एथलेटिको मैड्रिड ने कर दिया था मोराटा के गोल से, फिर रियल मैड्रिड ने बराबर किया बहुत ही शानदार गोल से, लेकिन फिर एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, क्योंकि एक कप मैच है और क्वार्टर फाइनल था, तो आगे जाना तो लाजमी था किसी एक टीम को। लीग मैच अगर होता तो पॉइंट्स मिल जाते, लेकिन वो फिर जब एक्स्ट्रा टाइम पे गया तो एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड ने 2 गोल स्कोर किए और मैच जीत लिया। यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं आइए आपको वो दिखाते हैं। लूका मॉड्रिक, और ये वो प्लेयर हैं, आप तस्वीर देखते ही जान गए होंगे, वर्ल्ड कप क्रोएशिया जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, और उनका कैप्टन रहे हैं। रेटिंग इस मैच में 8.9 थी, असिस्ट 1 किया है, 94% पासिस थे, 4 चांसेस जो है वो क्रिएट किए, टचेस 136 थे, पास इनटू फाइनल थर्ड जो है वो आप देख रहे हैं 21 थे। अफरीदी इन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था वर्ल्ड कप में भी, क्रोएशिया को कहाँ तक लेकर गए वो भी सब ने देख लिया और कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और पिछले सीज़न में भी यानी पिछले साल यानी वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा जो है इन्होंने परफॉर्म किया था। एज अ इंडिविजुअल किस तरह आप रेट करते हैं मॉड्रिक को? बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, और ये वाहिद ऐसे प्लेयर हैं कि रोनाल्डो और मेसी की हेजेमनी में हो के इन्होंने 2018 में बैलन डी'ओर जीता था,
उससे पहले और उसके बाद आप देखिए मेसी और रोनाल्डो ही आपस में शेयर करते रहे हैं ट्रॉफी को। और दूसरी बात ये कि 2018 में इन्होंने क्रोएशिया को फाइनल तक पहुंचाया और इस बार इन्होंने 3rd पोजीशन क्रोएशिया को दिलवाई, तो इससे इनका कैलिबर सामने आता है। लेकिन मोस्टली जो इस मैच में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए, जिसकी वजह से मैंने इनको फीचर किया है, कि 37 साल के हैं और मतलब उस एज में आ गए हैं कि जहाँ पे ओल्ड मैन, वो जो वैसे भी 35 साल के तो ओल्ड मैन कैटेगराइज हो जाते हैं, तो ओल्ड मैन हो कि भी अगर एक प्लेयर आपको 120 मिनट पूरा खेल के दे रहा है तो आप देखिए कि प्लेयर का खेल ही नहीं रहा, परफॉर्मेंस भी उनकी मतलब सेकंड हाईएस्ट रेटेड विनीशियस के बाद उनकी 9.2 रेटिंग थी इस मैच में और इनकी 8.9 रेटिंग थी। बिल्कुल, और 9.5 मिलियन मार्केट वैल्यू, ये वैल्यू शायद आपको लगता है अब अपने करियर के इख्तिताम की तरफ है, तो शायद इसलिए जो है क्योंकि अब वैल्यू इनकी मैटर नहीं करती। हाँ, क्योंकि ये अब खेल लिया जो खेलना था और अब तो आखिरी जो है वो अपनी ज़िंदगी के या फुटबॉल करियर के उस हिस्से में है और 16 मैचेस में 3 ला लीगा में गोल किए हैं, 2 असिस्ट किए हैं। बहुत ही शानदार प्लेयर और इनके परफॉर्मेंसेस हम वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं, इनकी लीडरशिप भी देख चुके हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी इन्होंने साबित किया है। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड कोपा डेल रे का ये क्वार्टर फाइनल जीत लिया है रियल मैड्रिड। अफरीदी, कल बार्सिलोना ने जीता था, कल बार्सिलोना ने, आज रियल मैड्रिड ने, और अब फाइनल में उम्मीद है कि दोनों हमें नजर आए। सेमीफाइनल में तो इनका आपस में नहीं है। एग्जैक्टली, और फाइनल में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपको लगता है, वो तो हम बात वैसे करेंगे कि लेकिन एक अगर करंट बार्सिलोना की टीम आई तो बार्सिलोना जीतेगी, लेकिन क्योंकि रियल मैड्रिड की कन्विंसिंग विक्ट्रीज पिछले काफ़ी मैचेस में लगी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। खैर जब उस मैच की बात होगी वो उस पर भी बात करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं प्रीमियर लीग के मैच की बात, और ये मैच होगा जी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल के दरमियान। एक बहुत ही बड़ा टाकरा, बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। और आफरीदी, ये आर्सेनल के लिए एक बड़ा मैच है, यूनाइटेड का भी बड़ा मैच था। अब आपको लगता है कि सिटी के लिए भी ऑफ कोर्स आर्सेनल जो टॉपर्स हैं, टेबल टॉपर्स जो हैं, उनको हराना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कितनी बड़ी विन हो सकती है उनके लिए? आइए पहले एक हेड टू हेड्स पे नज़र डालते हैं, और ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। विन जो है सिटी की वो 18 है, टोटल जो है वो 33 खेले गए हैं। आर्सेनल ने ज़्यादा जीते नहीं हैं, 9 जो है वो उन्होंने जीते हैं और ड्रॉ जो है वो 6 हुए हैं। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी चल रही है आर्सेनल की, तो ये मैटर नहीं करता पिछला रिकॉर्ड, आपको लगता है? बिल्कुल, और ये एक्चुअली में रीसेंट पास्ट के कुछ नंबर्स हैं, जिसमें क्योंकि 2011 के बाद मैनचेस्टर सिटी बहुत डोमिनेंट टीम है। उससे पहले तो मैनचेस्टर सिटी का उस तरह से नाम भी नहीं था और आर्सेनल डोमिनेट करती थी इस फिक्सचर को। अच्छा। लेकिन FA कप है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, और स्टूडेंट इज फेसिंग हिज मास्टर। आर्टेटा जो थे वो असिस्टेंट मैनेजर थे पेप गार्डियोला की, और पेप गार्डियोला की स्कूल के स्टूडेंट कहलाते हैं मैनेजरियल स्किल्स की अगर बात की जाए। और अपने अपनी लीग्स में इन्होंने परफॉर्म भी किया, इनके स्टूडेंट्स ने, ये भी पिछले शोज में हम शामिल कर जी बिल्कुल। और अभी आप आमना सामना होगा FA कप के 4th राउंड टाई में, तो एक एक्साइटिंग मैच होगा। दूसरी तरफ ये प्रीमियर लीग में भी एक दूसरे के बहुत शदीद हरीफ हैं और पॉइंट्स गैप बहुत कम, 5 पॉइंट्स का ही गैप है अभी करंटली। और दो मैच आर्सेनल का एक कम है, उन्होंने 20 खेले हैं सिटी ने, आर्सेनल ने 19 खेले। लेकिन इस मैच की जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक ये होगा कि थोड़ा सा हमें आगे लीग का सिचुएशन वो क्लियर हो जाएगी। FA कप तो वैसे भी इतना कोई सिटी के लिए तो ख़ास मैटर नहीं करेगा अगर वो हार भी जाते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस चैंपियंस लीग होगा। लेकिन ऑब्वियसली एक कप है, एक टूर्नामेंट है, तो अगर FA कप भी हार जाए और प्रीमियर लीग भी, आर्सेनल अभी तो आर्सेनल के हाथ में है ना, मतलब पॉइंट्स गैप अगर बात की जाए, तो वो कोशिश करेंगे कि ये जीत जाएं, एटलीस्ट एक ट्रॉफी में इनका नाम बने रहे। और दूसरी बात ये कि सिटी जो है, क्योंकि आर्सेनल के साथ इनके प्रीमियर लीग में भी 2 मैचेस रहते हैं और वो 2 मैचेस एक तरह से डिसाइड कर सकते हैं लीग टेबल को, क्योंकि आखिरी जो आर्सेनल के मैच हैं प्रीमियर लीग में, आखिरी 3-4 मैचेस हैं, उसमें इनका एक सिटी के साथ मैच है, एक चेल्सी के साथ है। चेल्सी तो करंटली तो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन तब तक क्या पता वो शदीद फॉर्म पकड़ ले, और न्यूकासल जो इन फॉर्म टीम है। तो आखिरी 3 मैच शायद एक तरह से टाइटल डिसाइडर्स भी हों, और उसकी तरफ एक टेम्पलेट हमें कल नज़र आएगा कि जो सिटी के साथ प्रीमियर लीग में 2 मैचेस आर्सेनल ने खेलने हैं, उसमें हमें क्या रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं, वो कल का मैच डिसाइड करेगा। कोई भी टीम मुझे नहीं लगता कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ के लाएगी। मुझे लगता है कि दोनों टीम्स इस मैच में फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगी। आर्सेनल भी अपनी जो स्टार्टिंग 11 है वही खिलाएगी और मैनचेस्टर सिटी भी।
बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पे आपको दिखाते हैं सिटी के जो प्रीवियस मैचेस हुए हैं उसमें क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है और किस तरह से उन्होंने कितना डोमिनेट किया है। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सिटी वर्सेस वॉल्फ। सिटी ने ये मैच जीता 3-0 से। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम 4-2 से ये मैच जीता। फिर मैनचेस्टर सिटी ने तीसरा मैच भी जीता 2-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो ये वो मैच था जो कि काफ़ी एक डर्बी मैच और बड़ा मैच जो है जिस पे यूनाइटेड ने बहुत अफसोस भी किया और काफ़ी उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं साउथहैम्पटन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी 2-0 से। ये मैनचेस्टर जो है वो हारी है मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी 4-0 से चेल्सी के अगेंस्ट जो है वो अपना मैच जीती है। अब फिर ओवरऑल रिकॉर्ड तो अच्छा है। लाइक एक मैच है जो साउथहैम्पटन से सिटी हारी है, उसके अलावा जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही जीते। जी बिल्कुल, टीम फॉर्म की अगर बात की जाए तो सिटी का फॉर्म गाइड जो रिसेंट उनके 4-5 मैचेस हैं जिनका आपने अभी तस्करा किया जी, उसमें सिटी का एक रेड है, मतलब वो एक मैच हारी हुई है। लेकिन अगर आर्सेनल की बात की जाए तो आर्सेनल अभी करंटली आर्सेनल पूरे सीजन में सिर्फ वो एक ही मैच हारी है जो उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से शुरू में हारे थे। दूसरा तो जीत गए ना। दूसरा अभी रिसेंटली उनके साथ हुआ तो वो जीत गए। तो उसके अलावा तो अभी आर्सेनल जो है इम्पैक्टफुल एक उनकी परफॉर्मेंसेस है और फ्लॉलेस, कोई उनके ऊपर इस तरह का वो नहीं है कि किसी जगह पे इनकी कमज़ोरी या वीकनेस है। ये एक बड़ा टेस्ट हो सकता है। यूनाइटेड का भी बड़ा टेस्ट था लेकिन वो उन्होंने फ्लाइंग कलर से पास कर दिया। अब दूसरा सबसे बड़ा टेस्ट जो कि डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं उनके इस दौरान, तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या। वैसे भी पेप गार्डियोला काफ़ी बड़े फ़ैन हैं आर्टेटा की भी, और आर्टेटा जो हैं वो मतलब इनके साथ जब असिस्टेंट मैनेजर थे तो अभी रिसेंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच से पहले जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की आर्टेटा की कि वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कीनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट बहुत मास्टर तरीके से करते हैं। और दूसरा, जब भी उन्होंने कहा कि आर्सेनल के साथ हमारा मैच होता था तो आर्सेनल की वो एक्चुअली में बताना चाह रहे थे कि पहले से ही आर्टेटा की मोहब्बत थी आर्सेनल के उनके दिल में आर्सेनल के लिए। अच्छा। तो जब भी आर्सेनल के खिलाफ हम गोल स्कोर करते तो मैं जाके सेलिब्रेट करता और वो नहीं सेलिब्रेट करते और अपनी जगह पे ही बैठे रहते। एक तरह से ये भी है, और दूसरा ये भी कि क्योंकि वो पहले आर्सेनल के एज अ प्लेयर रह चुके थे तो वो मोहब्बत वहाँ से उनको एक तरह से मिली हुई थी। तो अभी देखते हैं कि कौन स्टूडेंट कामयाब होता है या मास्टर कामयाब होता है। जी हाँ, लेट्स सी स्टूडेंट कामयाब होता है या मास्टर। अब आपको दिखाते हैं हम आर्सेनल के जो कुछ प्रीवियस मैचेस हुए हैं उसमें क्या रिकॉर्ड रहा है उनका। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-2 से उन्होंने ये मैच जीता है। आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम 2-0 से उन्होंने ये मैच जीता। आर्सेनल वर्सेस ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड 3-0 से ये मैच जीता। न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल ये बराबर हुआ था मैच। और आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन ये प्रीवियस 6 मैचेस जो हैं वो 5 मैचेस। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी का पेनल्टी शूटआउट्स का जो रिकॉर्ड है वो किसी के पास भी नहीं है, और ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने अपने नाम कर रखा है क्योंकि 1976 में एक ही बार हारे हैं। और बात वाओ, दैट्स ग्रेट। अफरीदी, क्या इसको कहेंगे, क्या वो बेसिक चीज़ है? बहुत डिटेल में हमने रिपोर्ट में भी देखा, और एक ही दफ़ा सिर्फ हारे हैं और उसके बाद जब भी गए हैं उसमें अच्छा ये नहीं है कि गोल ही करते गए हैं। जहाँ पे गोल जो है वो नहीं हो पा रहा वहाँ पे गोल कीपर जो हैं उन्होंने टीम को मौका दिया, यानी रोक के, और फिर अगले जो प्लेयर हैं उन्होंने गोल करके। लाइक क्या वो बेसिक चीज़ है जो आपको नज़र आई है इनकी इस विक्ट्री में? ये एक बहुत बड़ा लेसन हमें इससे मिलता है। ना सिर्फ ये कि हमने इसमें जर्मनी की सक्सेस स्टोरी दिखाई है कि वो पेनल्टी शूट आउट पे इतना सक्सेसफुल क्यों है, दूसरी तरफ ये कि कॉन्फिडेंस जो है किसी भी फील्ड में आप अगर कॉन्फिडेंस को अप्लाई करेंगे और आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होगा कि आप ये कर सकते हैं, बेशक आप वो चीज़ मतलब जो कहते हैं ना कि विजिबली जब आप लोगों को नज़र आता है कि ये तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ तो आपको फिर कोई भी उससे करने से नहीं रोक सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने दुनिया में इन्वेंशंस ऐसे देखे हैं कि जितने भी मेजर इन्वेंशंस हैं, चाहे वो बल्ब की है, मतलब 99 टाइम्स एफर्ट की थी, या जितनी भी थी। आप इब्राहम लिंकन की स्टोरी देख लें कि वो 6 बार फेल हुए थे सेनेटर बनने में भी, मतलब सेनेटर के इलेक्शन 6 बार हार गए थे, उसके बावजूद वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके अपने ऊपर। इसी तरह जर्मनी की टीम भी है कि पेनल्टी शूटआउट में इनके प्लेयर्स को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम में तो कोई पेनल्टी शूटआउट पे हरा ही नहीं सकता। तो आप जब उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो फिर वाकई में दूसरा हार जाता है, पहले से ही वो हार जाता है। अब अर्जेंटीना वाली मिसाल जो इस रिपोर्ट में भी थी, अर्जेंटीना को इन्होंने पहले से ही हरा दिया,
पेनल्टी शूट आउट शुरू होने से पहले ही गोलकीपर जो थे उन्होंने अर्जेंटीना को साइकोलॉजिकली शिकस्त दे दी थी। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपने अगर कोई चीज़ करनी है ना, तो आप बस अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे, हार्ड वर्क करें, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेसी रिजेक्ट्स PSG कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। और अफरीदी, मेसी ने रिजेक्ट कर दी है, अल हिलाल मेसी के पीछे पड़ा हुआ है लेने के लिए, और मेसी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये क्या इशारा देती है ये चीज़, और ये हुआ क्यों है, और क्या इसके बिहाइंड द सीन स्टोरी है? एक्चुअली में ये अभी रिपोर्ट्स वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने कोट किए है कि मेसी ने जो है वो, क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू था तब भी इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें हो रही थी कि PSG के साथ इनकी जो डील थी 2 साल थी, उसमें ये था कि PSG ने इनको कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज रखी थी कि आप अगर चाहें तो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप अगर चाहें। तो वो 1 साल एक्सटेंशन की जो खबरें थी वो फब्रिजियो ने तो रिपोर्ट किया था कि मोस्टली ये जो है बस अब सिर्फ मेसी के सिग्नेचर्स ही रहते हैं, और वर्बली जो डील है वो एक तरह से मेसी ने कह दिया कि हाँ मैं 1 साल और रुकूंगा। लेकिन अभी मार्का ने भी रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं और शायद मेसी जो है बार्सिलोना वापस आ जाए। एक तरह से एक मीडिया जो होता है वो आउटलेट वो चीज़ को प्रोपेगेट भी करता है। अब जैसे जूड बेलिंगम का जो ट्रांसफ़र है, आप इंग्लिश मीडिया उठा के देख लें, सारा मीडिया लिटरली फोर्स कर रहा है कि वो किसी तरह लिवरपूल या प्रीमियर लीग आ जाए और रियल मैड्रिड ना आए, और उसकी पीछे से इस तरह की बैकिंग कर रहा है कि अभी तो बहुत उम्र है, वो यंग है, यंग प्लेयर्स वैसे भी रियल मैड्रिड में सक्सेसफुल नहीं होते, और रियल मैड्रिड में 3-4 साल प्रीमियर लीग में खेल के और मैच्योरिटी के बाद जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कैरियर वाइज। ये इस तरह की चीज़ें आपका मीडिया जो कंट्री वाला मीडिया होता है वो करता है। तो आपको वैसे पर्सनली क्या लगता है, रिजेक्ट जो है वो अब आगे क्या मेसी देख रहे हैं, या क्या आपको लगता है? अब अगर क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट जब आएगी तभी पता चलेगा। अब रिजेक्ट करने की जो रीजंस कोट कर रहे हैं उसमें यह है कि कोई पर्सनल टर्म्स हैं जो कि मीट नहीं हो रहे, वो PSG अगर मीट कर ले तो साइन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ने। और दूसरी तरफ ये है कि अगर वो वाकई में क्योंकि सेक्रेटरी जो हैं फुटबॉल के सेक्रेटरी सऊदी अरब के, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है इस खबर के बाद भी उनसे जब न्यूज़ कास्टर्स ने पूछा और जर्नलिस्ट ने पूछा तो उनका यही था कि अभी कोई ऑफिशियल कोई चीज़ मुझे नहीं पता और ना ही कोई ऑफिशियल चीज़ हो रही है, लेकिन हमारी ख्वाहिश बहुत बड़ी है कि हम किसी तरह मेसी को अपने लीग में ले आएँ और सऊदी अरब की लीग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसे मिले, और मेसी और रोनाल्डो की जो राइवलरी है उसको भी वापस से रिज्यूम करें किसी तरह, और हमारी भरपूर कोशिशें होंगी एंड तक। लेकिन मेसी के ऊपर बात आती है कि वो एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। अब मेसी के पास ऑप्शंस बहुत हैं। मेसी के पास एक तो इंटर मियामी का ऑप्शन है जो कि वर्ल्ड कप से पहले हमने डिस्कस किया था, जिसको डेविड बेकम को ओन करते हैं उस क्लब को, उधर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। और डेविड ऑनस्टीन जो कि द एथलेटिक के रिपोर्टर है, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि उनके मेसी के वर्ल्ड कप के बाद इंटर मियामी जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी कुछ सोर्सेज जैसे मार्का वगैरह, ये जो स्पेनिश न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो कोट कर रहे हैं कि बार्सिलोना में शायद इनकी वापसी हो जाए और जावी किसी तरह मेसी को कन्विंस कर लें। और अभी जो बार्सिलोना की सूरत हाल है वो भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि मेसी का बार्सिलोना से जाने का मेन मकसद यही था कि मेसी बहुत सालों से कंसिस्टेंटली ये जब से इनिएस्टा और जावी गए थे तो मेसी मुसलसल यही रिक्वेस्ट कर रहे थे बार्सिलोना बोर्ड से कि आप टीम को बेहतर करें, आप एक प्रोजेक्ट लेके आएँ, प्लेयर्स को अट्रैक्ट करें, वरना तो ऐसे क्लब नहीं चलेगा। कब तक हम इंडिविजुअल मेरी परफॉर्मेंस, मतलब उन्होंने साफ कहा तो नहीं था, लेकिन यही है कि मेसी की परफॉर्मेंस पे ही वो चल रहे थे मोस्टली। तो वो तो अब वापस से वो प्रोजेक्ट एक तरह से जावी के अंडर शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं कि PSG में 1 साल और रहते हैं। अगर मोस्ट जो प्रोबेबली जो सिचुएशन बन रही है, मुझे तो लगता है कि PSG में 1 साल और रहेंगे और उसके बाद फिर ये कहाँ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। मेसी ने अभी लेट्स सी, लेकिन जो भी होगा उनकी पांचों वो घी में है क्योंकि वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद से उनको ऑफर्स भी हैं और PSG भी उनको जो है वो रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर बात करेंगे कुछ ट्वीट्स की। आइए पहली ट्वीट प्रोग्राम में शामिल करते हैं। क्या है पहली ट्वीट? मिखाइला, जी हाँ, मिखाइला मॉड्रिक recorded a top speed of 36.63 kilometer against Liverpool, the fastest speed record
रिकॉर्डेड इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। पहले नंबर पर जो है वो अब इन्होंने टॉप कर लिया 36.63 के साथ। दूसरे पे एंथनी गॉर्डन हैं जो 36.61 के साथ हैं। तीसरे पे डार्विन नूनियज हैं जो कि 36.22 के साथ 36.53 के साथ हैं। अर्लिंग हालैंड जो है वो 36.22 के साथ चौथे नंबर पर, और डेनिस ज़करिया जो है वो 36.09 के साथ चौथे नंबर पर। आफरीदी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है मिखाइला मॉड्रिक के लिए? उनके लिए तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पीडी है, लेकिन चेल्सी को इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप देखें कि दो प्लेयर जो हैं वो चेल्सी के हैं, एक ज़करिया और एक मॉड्रिक, और ओवरऑल भी प्रीमियर लीग के इस स्पीड के साथ उन्होंने ऑल टाइम जो सबसे फास्टेस्ट प्रीमियर लीग के प्लेयर्स रह चुके हैं उसमें भी 5th नंबर पे चले गए हैं इस स्पीड के साथ। और हॉलैंड भी काफ़ी तेज़ प्लेयर हैं, डार्विन नूनियज भी हैं, लेकिन मॉड्रिक ने सबको एक स्टेप पीछे छोड़ दिया है। और अब चेल्सी जो है उनके पास प्लेयर्स तो बहुत आला क्वालिटी के हैं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन और उनसे काम लेना, चेल्सी थोड़ी अपनी हरकतें ठीक कर ले तो फिर जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी ट्वीट हमारे पास कौन सी है, आइए आपको वो दिखाते हैं। और दूसरी ट्वीट, जी हाँ, स्पेनिश नेशनल पुलिस हैव ओपन एन इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पॉसिबल हेट क्राइम आफ्टर द एफिजी ऑफ रियल मैड्रिड स्टार विनीसियस जूनियर वाज हैंग्ड फ्रॉम अ ब्रिज इन मैड्रिड। बड़ी ही ये एक बुरा जेस्चर, और ये हेटर्स होते हैं आपके, लेकिन इस तरह की हरकतें आपको नहीं लगता नहीं करनी चाहिए, चाहे आप किसी प्लेयर से हेट भी करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का वो लेवल रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और बेचारे विनीशियस जूनियर आजकल काफ़ी ज़्यादा जो रेशियल अब्यूज़ है उसका सामना इनको करना पड़ रहा है। हालांकि स्पेन में मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा कि रेशियल अब्यूज़ उस लिहाज से होता हो जितना बाकी कंट्रीज़ में होता है, लेकिन इनका वो ख़ास करके डांस मूव जो है उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो इनकी सेलिब्रेशन है। क्यों? और मैच से पहले भी ये अब ऑब्वियसली स्पेनिश अवाम ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्यों उनको नहीं पसंद, क्योंकि वो उनकी बस सेलिब्रेशन है, अपना हर किसी का अपना होता है स्टाइल सेलिब्रेट करने का, जो जैसे करे। हम तो इवन वो शर्ट उतारने वाली रिपोर्ट पे भी हमने एग्री किया था कि एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए। और यही वो वजह भी है आज के मैच में जो है वो, यानी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने विनीशियस ने। जी बिल्कुल। ये मैच से पहले ही इनको मतलब ऑब्वियसली जब ग्राउंड आ रहे थे तो ग्राउंड के सामने ही बहुत बड़ा ब्रिज है, उस पर लिखा हुआ था कि मतलब हम नफ़रत करते हैं रियल मैड्रिड से, और इनकी जो एक तरह से एफिजी जो एक पुतला जो है पुतला था वो लगाया हुआ था, इनका पुतला जो है वो लगाया हुआ था। और फिर उसका जवाब भी मिल गया होगा, जवाब भी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा इस तरह का काम अब रियल मैड्रिड के फैंस तो नहीं कर सकते, तो एटलेटिको मैड्रिड के फैंस ने ही किया था। और अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जो होंगे वो उनको नहीं भी उन्होंने भी ना किया हो। वैसे जो हेट करते हैं इतने अरसे से वो आए हुए हैं नज़रों में, या मतलब उनके बारे में बात की जाती है, तो मैं भी जो हेट करते हैं वो किसी भी, मुझे नहीं लगता उनका किसी हाँ ये भी कह सकते हैं कि क्लब से एसोसिएट, वो वैसे भी एटलेटिको मैड्रिड को बदनाम करने के लिए भी तो हो सकता है कि एटलेटिको मैड्रिड ने भी कहा है कि ये हमारे सपोर्टर्स हो ही नहीं सकते, वो मे भी उनको बदनाम या उस तरह से करने के लिए वो फ़ायदा ढूंढते हैं, जो आपके हेटर्स होते हैं कि अच्छा चलो हम कर लेते हैं तो बात उन पर आ जाएगी। लेकिन ये अच्छा स्टेप है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अल्लाह करे ये इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान वाली इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्योंकि फिर तो इंसाफ तो नहीं मिलेगा फिर कभी भी, तो फिर तो हमें क़यामत तक, वो क्या था, क़यामत तक इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर एनीवेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आपको दिखाते हैं। रोनाल्डो आपके फेवरेट स्टार, आपके यानी कि आफरीदी के और व्यूवर्स में से भी बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी खुशियां मनाई थी उन्होंने जाने पे सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पे रोनाल्डो को नॉकआउट कर दिया है अल इत्तेहाद क्लब ने। और रोनाल्डो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल नसर जो है वो हार गई है द सऊदी सुपर कप। अफरीदी, रोनाल्डो बेचारे मेरा ख्याल है बस पैसों से ही आंसू एग्जैक्टली जी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं पैसे बहुत मिले 200 मिलियन, और लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये अल नसर जो है वो बड़ा अच्छा ट्रोल किया है वैसे ये मीमर्स ने कि मैच के बाद नहीं तो क्यों हार गए, अल इत्तेहाद जो है उन्होंने नॉकआउट कर दिया रोनाल्डो की अल नसर को। हाँ मतलब रोनाल्डो की मौजूदगी भी ना बचा पाई अल नसर को, वैसे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि अल नसर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, और इनकी भी लीग जो है वो दो टीम्स ही डोमिनेट करती हैं, जिस तरह स्पेनिश ला लीगा बार्सिलोना रियल मैड्रिड डोमिनेंस है, इसी तरह इसमें भी जो सऊदी लीग है उसमें अल नसर और अल हिलाल के बीच में ही मोस्टली कंपेटिटिव मैचेस होते हैं,
लेकिन इधर अल इत्तेहाद ने इनको नॉकआउट कर दिया है। वैसे अल इत्तेहाद ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी मेसी को खरीदने में, अच्छा, अल हिलाल के साथ बदला ले लिया उन्होंने फिर। हाँ, तो अब देखते हैं। और वैसे मैच के दौरान फैंस जो अल इत्तेहाद वाले फैंस थे वो मेसी चीखे भी मार रहे थे रोनाल्डो को तंग करने के लिए। और लेकिन अब मेसी को भी शायद जिस तरह सऊदी अरब पीछे पड़ा हुआ तो मे भी अल इत्तेहाद या अल हिलाल में से कुछ जो है वो ले ले। लेकिन यहाँ पे रोनाल्डो के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, और कि किस तरह से इफेक्ट करेगी रोनाल्डो को ये वाली हार जो है। अभी उनका वो जो बैड पैच है, जो सितारे गर्दिश में है, वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो महीना डेढ़ हो रहा है फिर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो फ्रेंडली मैच था उसमें तो उन्होंने गोल स्कोर कर लिए थे जो मेसी के साथ था। लेकिन ओवरऑल जो अल नसर के लिए प्रोफेशनली 2 मैचेस फ्रेंडली काउंट होता है, 2 मैचेस खेले, दोनों में एक भी गोल अभी तक स्कोर नहीं किया। तो अभी उनका डक जो है चल रहा है अल नसर में। अल्लाह करे ये डक उनका टूट जाए, ये अंडा उनका टूट जाए, और हमें दोबारा रोनाल्डो जो है वो इस करियर में अपने जो आखिर पे खेल रहे हैं उसमें जाते जाते हमें दोबारा वही रोनाल्डो नज़र आए। वैसे 100% नहीं तो आफरीदी थोड़े से ही वैसे नज़र आ जाएं, लाइक 40% 30% भी अगर रोनाल्डो की वापसी हो गई तो वो भी बहुत एक खुशखबरी होगी इनके फैंस के लिए। आज के प्रोग्राम में ये कुछ ट्वीट्स थी, कुछ मैचेस को हमने डिस्कस किया है, और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स भी हमने प्रोग्राम में शामिल की है। जिस तरह मेसी जो है वो भी उनके बारे में भी हमने शामिल किया है कि वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी मंडे टू फ्राइडे। गोल्डन बूट आप देखते हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, और जो लोग टीवी पे नहीं देख पाते fastsports.tv हमारी वेबसाइट है fastsports.tv, जो कि आप दुनिया में कहीं पर भी देख सकते हैं, और लाइव नशरियात आप वहाँ पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। वीकेंड एंजॉय कीजिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने साथ। जो लोग अपने साथ एंजॉय करेंगे वही अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी ज़ात को एंजॉय नहीं करते फिर आपके साथ जो भी बंदे होते हैं वो आप उनसे तंग ही होते हैं। अफरीदी, आपका क्या प्लान है वीकेंड के? मैं तो अकेले ही एंजॉय करूंगा। ओह माय गॉड, इतना अफसरदा हो गया आपने बताया कि मैं तो अकेले ही मैं मैचेस देखूंगा ना व्यूअर्स के लिए, फिर मंडे को रिपोर्ट देखिए बहुत मेहनत करते हैं ये। मैचेस देखेंगे आप पूरे जो है वो, लेकिन मैचेस तो कुछ देर के होंगे। बाकी वीकेंड में क्या करेंगे आप? बाकी कुकिंग कर लूंगा, और बाकी भी जो चीज़ें होंगी घर वालों से बात। अपनी ज़ात को वक्त नहीं देंगे अपने साथ? ये अपनी ज़ात को कुकिंग करना, मुझे पर्सनली कुक करना अपने लिए, और मतलब नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये चीज़ ये तो सबको करना चाहिए, और अपने काम जो है वो खुद करने भी चाहिए, और बड़े अच्छे होते हैं, और इनसे आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा था, अफरीदी बड़ी मज़े की बात है, मेरे जो मेंटर बाबा जी ने कहा था कि जब आप बहुत ज़्यादा जब परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली आप टेंशन में होते हैं तो आप बर्तन धोया करें। लाइक आप कुछ खाते हैं तो आप वॉश किया करें बर्तन, उससे आप, और ये जेन्युइनली है, आप लोग भी इसको बेशक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि फैक्ट है कि आपके अंदर से वो जो वाइब्स हैं या वो जो आप हार्मोन्स कह लें, जो भी चीज़ कह लें, वो रिलीज़ होती है उससे। और डेफिनेटली अल्लाह ने जो एक निज़ाम बनाया हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ हिकमत और विजडम होता है, और जब आप उस प्रोसेस में से गुजरते हैं तो आपको नज़र आता है। तो वीकेंड है, आप भी इंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी ज़ात को वक्त ज़रूर दीजिए। वो किसी ने कहा था कि एवरीवन इज़ रनिंग फ्रॉम इट्स ओन साइलेंस, हर कोई अपने ही साइलेंस से दूर भागता है। जब आपको अकेले बैठना पड़ जाए अपनी ज़ात के साथ, आपके पास मोबाइल और कुछ भी नहीं, तो बहुत से लोग फिर बेचारे जो है वो कुछ ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। आजकल आप कैसे करते हैं अकेले वक्त अपने साथ एंजॉय करना? आई ट्राई टू यू नो कंप्लीटली वो एक खामोशी, कंप्लीटली खामोशी, थॉट्स में भी खामोशी, कोई थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट। और ये तभी होता है जब आप अपने मास्टर को जो है वो आप सोचते हैं या देखते हैं या उनको महसूस करते हैं, तो ये बेस्ट वे है। और आप अपने आप को वक्त दीजिए। आजकल ये मोबाइल, सोशल मीडिया, इनसे थोड़ा सा दूर होके अपनी ज़ात को भी वक्त दीजिए। आप अपनी ज़ात को जो वक्त दे रहे हैं, बेसिकली आप अपने मालिक को वक्त दे रहे होते हैं, अपने मास्टर को वक्त दे रहे होते हैं, क्योंकि आप ही के अंदर वो मौजूद होता है। ये बहुत थोड़ी सी डीप बातें हैं, कभी फिर करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब अफरीदी को आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।